कि आप सब के पास सूचनाएं हैं, पर हमको जो ऑफिशियली आपको अवगत कराना है तो इसलिए ये बुलाया गया था। तो जैसा कि आप जब जानते हैं कि 1 मई से 10 जून तक सुशासन त्योहार का आयोजन किया जा रहा है और हमारे ज़िले में जो कैंप्स हमको आयोजित करने हैं उसके हिसाब से हमने पहला कैंप जो है वो 4 मई को स्टार्ट किया है और 4 मई को हमारा कैंप जो है वो पिनकापार डोंडी लोहारा में है। तो टोटल जो है ग्रामीण क्षेत्रों में हम 23 कैंप लगा रहे हैं और शहरी क्षेत्र में हम नगरीय एरिया में 9 कैंप्स हम लगा रहे हैं। और इन कैंप में जैसा अभी तक आप लोग देखते आए हैं कि हमारे जन समस्या निवारण शिविर लगातार चल रहे हैं, तो इन कैंप में प्राप्त आवेदनों का विद इन मंथ निराकरण करना है। हमारा प्रयास ये है कि हम जैसे 4 मई के कैंप के लिए हमने 30 अप्रैल की डेडलाइन डिसाइड की है कि जो एसडीएम्स हैं, तहसीलदार्स हैं और हमारे जो नोडल हैं वो सीओ जनपद जो हैं वो 30 अप्रैल तक उसके प्राप्त कर लें और फिर हम उसके निराकरण की दिशा में आगे बढ़ें। तो एक तो ये है और इसमें जैसे कि निर्देश हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय, प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव और अन्य जनप्रतिनिधि गण भी इन कैंप्स में उपस्थित रहेंगे और इन कैंप्स में उपस्थित रहकर इनकी समीक्षा की जाएगी कि हमने कितने आवेदनों का निराकरण किया। तो जो भी सूचनाएं प्राप्त होंगी वो आपसे साझा की जाएंगी। मेनली इस कैंप में जो जिले की कार्य योजना है वो है कि हम हितग्राही मूलक जो भी हमारी सर्विसेज हैं उनका हम सैचुरेशन करें। तो हम प्रयास करेंगे कि हमारा सीएससी कैंप भी वहाँ पर लगे। एग्रीज टैक्स से छूटे हुए जो हमारे किसान फार्मर्स हैं, अगर उनको भी रजिस्टर्ड करना है। साथ ही ये भी निर्देश हैं कि पिछले साल जिनको मुक्त रखा गया था, जैसे एफआरए के हैं और डुबान क्षेत्र के किसान हैं या अन्य जो रेगा अधिया वाले किसान हैं जिनको एग्री स्टैक रजिस्ट्रेशन से मुक्त रखा गया था, उनको भी इस बार एग्री स्टैक पंजीयन कराना है। तो ये हमारा टारगेट जो है वो इसमें रहेगा कि हम हर स्थिति में एग्री स्टैक को 100% हम पंजीयन करा लें। तो आपके कोई प्रश्न हो इस संबंध में? अभी कुछ दिन पहले जो आप लोगों ने जो स्कैम लगाया था उसमें भी जो आवेदन निराकरण की उसके लिए वो भी इसमें शामिल होंगे? नहीं, वो अलग चले वो नहीं, वो तो हम निराकरण कर ही रहे हैं। वो तो राजस्व पखवाड़ा का अपना एक अलग वो चल रहा है। सुशासन का पूरी तरीके से हम अलग रहेगा। 30 तारीख को आवेदन मंगा करके इनको निराकरण। देखिए ऐसा है, ये हमारी कार्य योजना का पार्ट है कि हमने उस पूरे एरिया में जो हमारे जैसे पिनकापार में हमारे 15 ग्राम पंचायत शामिल है, तो हम इन 15 ग्राम पंचायतों में हमने मुनादी करा दी कि भाई जिसके जो आवेदन हैं, कोई समस्याएं हैं तो वो अपना आवेदन दे दें। फिर जो कैंप के दिन भी होगा, राज्य शासन के निर्देशानुसार विद इन मंथ हमको उसका निराकरण करना है, पर हम प्रयास करेंगे कि जल्दी कर लें। मैक्सिमम आवेदन जो हैं वो हितग्राही मूलक के साथ साथ जो समस्याएं हैं वो पीने के पानी की समस्या ही आ रही है। तो हम प्रयास पूरा कर रहे हैं कि हर गांव में किसी न किसी रूप में पानी की उपलब्धता हम सुनिश्चित करें। मैं पिछले साल जिस वार्ड में रहता हूँ नगर में, उसकी सड़क जो है बहुत जर्जर हो चुकी थी और इसी सुशासन तिहार के तहत मैंने आवेदन लगाया था। तो उसमें बाद में उसका रिप्लाई आया कि हम प्राक्कलन बनाकर भेज दिए। मतलब 1 साल हो गया है, वो आज तक वो मतलब कोई कार्य हुआ नहीं। क्या ये फिर से आवेदन लगाया जा सकता है या यही सुशासन तिहार है? देखिए, राज्य शासन की बहुत सारी जो आपकी डिमांड्स होती हैं वो बहुत सारी ऐसी योजनाओं के अंतर्गत होती हैं जो जिला प्रशासन के स्तर से स्वीकृत
नहीं किए जा सकते हैं। जहाँ पर फंड का डिमांड रहता है या हमारी अपनी सीमाएं हैं, जिला प्रशासन के पास एज सच स्वीकृति के कोई ऐसे अधिकार नहीं होते हैं। तो नगरीय क्षेत्रों में जो नगर की कार्य योजना बनी है उसके अनुसार स्वीकृति का अधिकार जो है वो नगरीय प्रशासन विभाग को है। तो आपका जो प्रस्ताव है वो टेक्निक मतलब टीएस के साथ में उन्होंने पूरा बना के एस्टिमेट के साथ में राज्य शासन को स्वीकृति के लिए भेजा है। ये हम मतलब जिला प्रशासन जस्ट एन ऑफिशियल वो सुनील चूंकि नगरीय प्रशासन में रहे हैं तो आपको और बेहतर। ये भी किया था पीडब्ल्यूडी को प्रावधान भेज अच्छा, पीडब्ल्यूडी का, हाँ, तो पीडब्ल्यूडी की रोड्स तो और भी हम सैंक्शन नहीं कर सकते, वो तो सब बजटेड काम है ना। तो बजटेड काम तो राज्य शासन को ही जाता है। इसमें एक चीज थोड़ा सा और क्लियर, जैसा आपका सवाल था उसके उस पर मैम ने इसको क्लियर किया। बेसिकली समस्याओं के निराकरण के लिए जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो आप जिसके लिए है वो मांग से संबंधित है कि भाई ऐसा होना चाहिए। समस्याएं जिसको उसको लाभ मिलना चाहिए परंतु किसी कारण से नहीं मिल पा रहा है, चाहे राशन की समस्या हो, चाहे आवास की समस्या हो जिसमें उसको आवास स्वीकृत हो गए या आवास स्वीकृत नहीं हो पा रहा हो। इस तरीके की चीजें हैं कि उसको पात्रता अनुसार किसी को ना मिल रहा हो, किसी को पात्रता अनुसार उसको राशन ना मिल रहा हो, या पात्रता अनुसार है उसको मजदूरी भुगतान किसी कारण। तो इस तरीके के जो या पेयजल है, तो ये जो विशेष तौर पे इस शिविर का जो थीम है वो समस्याओं के निराकरण के लिए, नाम भी जैसा हम आपको बता रहे हैं सुशासन की जन समस्या निवारण शिविर, इसका जो कैप्शन है वो ये है। तो समस्याओं के निराकरण के लिए ताकि जो मूल जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स का लाभ लगभग इसमें विभिन्न स्कीम्स को आइडेंटिफाई किया गया है, उन स्कीम्स के सैचुरेशन बेस पर कि भाई हर व्यक्ति जो उस गांव में या उस आसपास क्लस्टर में तो उसको उसका लाभ मिल जाए, ये विशेष रूप से है। और चूंकि डिमांड ऐसी चीजें होती है जो मांग है निर्माण से संबंधित हो, तो वो हमेशा सतत प्रक्रिया का पार्ट होता है, तो धीरे धीरे वो होता रहता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय जनगणना 2027 से संबंधित है। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि हम 2 चरणों में जनगणना कर रहे हैं। 1 मई से जो है वो 30 मई तक आपके मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य शुरू किया जाएगा। और इसके लिए जो हमारी प्रारंभिक तैयारियां हैं, जो प्रगणक हैं, पर्यवेक्षक हैं, 1763 हमने प्रगणक नियुक्त किए हैं और उसके 10% रिजर्व से 17 प्रगणक और पर्यवेक्षक दोनों नियुक्त किए हैं, जिसमें 10% रिजर्व है। जो महत्वपूर्ण चीज़ जो आपसे हमें शेयर करना है, आप जानते भी होंगे कि इस जनगणना में जो है वो 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक सेल्फ इन्यूमरेशन, स्वगणना, मतलब डिजिटल सेंसस के तहत आप जो इसका पोर्टल है census.gov.in में आप जाकर स्वयं अपनी स्वगणना आप कर सकते हैं। तो 30 अप्रैल मतलब अभी आप 3 दिन आपके बचे हुए हैं। आपसे जिन लोगों ने किया होगा उनको बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है, बहुत आसान सी प्रक्रिया है। हम चाहेंगे तो यहाँ पर इनको एक वीडियो भी शेयर कर दें अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा तो, कि सिर्फ आपको उस पोर्टल में लॉगिन करना है और पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपके हेड ऑफ द फैमिली का नाम आएगा, उसका मोबाइल नंबर आएगा, उस मोबाइल नंबर पर आपका OTP आएगा। उस OTP जनरेट होने के बाद बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है कि आपका मकान में टाइल्स हैं कि नहीं है, दीवारें हैं तो कैसी हैं, जो एक सामान्य जनगणना का हिस्सा है। पर चूंकि ये लॉन्च हुआ है और हम सब को इसके अंतर्गत अगर हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो स्वगणना, और आपको जो अंत में आपका स्वगणना का एक नंबर जनरेट होगा उसका आपको फोटो खींच कर रखना है। जब भी आपके यहाँ प्रगणक आएंगे तो आपको वो नंबर उनको देना है। तो बहुत आसान सी प्रक्रिया है और मैं मतलब उम्मीद करती हूँ और चाहूँगी कि आप लोग इसको ज़रूर कर लें। मतलब कोई कर पाएगा, छोटी जानकारी
तब ऐसी स्थिति उसकी गणना की वो तो 1 मई से स्टार्ट हो ही रही है ना। 1 मई से 30 मई तक तो हमारे प्रगणक नियुक्त हैं और हम सब कंप्यूटर का यूज करते ही हैं, रेगुलर बेसिस पर हम बैठ ही रहे हैं और आप लोग तो और भी ज्यादा करते हैं। तो एक बहुत आसान सी चीज है जिसको किया जा सकता है। और तो हाँ, तुम कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, ये भी बहुत अच्छी चीज याद दिलाई सुनील ने कि आपके यहाँ जो भी प्रगणक आते हैं आपके स्तर से भी अच्छा इसका प्रचार प्रसार हो जाए कि उनकी प्रॉपर आईडी अच्छे से देखने के बाद ही आप उनको जानकारी दें। हाँ, क्या कई बार सोशल मीडिया में आता भी है कि फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, कुछ डिटेल ले लिए, तो कुछ जन जागरूकता के लिए कुछ ऐसा कुछ है क्या लोगों के लिए कि क्या क्या चीजों को बतानी है और क्या क्या चीजें नहीं बतानी है? देखिए उसमें जो जानकारी है तो उसमें जानकारी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी है, तो वो तो आपको बतानी है, बट ये है कि किसे बतानी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके माध्यम से हम सभी की यही बात करना चाहेंगे, आप लोगों के लिए भी और आपके माध्यम से हमारे आम जन के लिए भी, कि इसमें हम अनिवार्य रूप से जो भी व्यक्ति जो जनगणना के लिए एनुमरेटर आ रहे हैं उनका आई कार्ड जरूर चेक करें, और वो आई कार्ड में अगर आपको थोड़ा भी भ्रम होता हो तो जो है शासन को आप सूचित कर सकें, ऐसी जो है वो होना चाहिए। ताकि थाना या फिर कहीं और? नहीं, यहाँ शासन जिले- मतलब आप जिले- यहीं पर जिले- सूचित जिले- कर जिले- दीजिए। हमारा एक जिले वो में बना तो हुआ नंबर है, क्या है? सेल बना है और हम आपको नंबर शेयर कर देंगे। 1 मई से ही स्टार्ट है ये कि देखिए मैंने फॉर्म भरा हुआ है और उसमें बहुत सामान्य सी इंफॉर्मेशन है, पर जो कभी फ्रॉड जैसी स्थिति आती है तो हमारे घर में हमारी खास तौर से ग्रामीण एरिया में कई बार ऐसा होता है कि बातों में आकर कुछ अनचाही इंफॉर्मेशन भी शेयर हो जाती हैं, है ना। तो अगर आप लोगों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हो जाएगा। विशेष तौर पे फ्रॉड होने की संभावना होती है। नॉर्मली हम लोग मोबाइल नंबर यूज करते हैं, मोबाइल नंबर की किसी भी प्रकार की ओटीपी, इसमें विशेष तौर पे ये ध्यान देना है कि ना कोई ओटीपी आएगा और ना कुछ आएगा, केवल लास्ट में उसके रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है, चाहे इन्यूमरेटर करें चाहे आप करें, उसमें 12 अंकों का एक पावती जैसे एक्नॉलेजमेंट होता है ना, जैसे आधार बनाते थे एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जिसके आधार पे हम प्रेस करते हैं, वैसे ही इसमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर 12 नंबरों का जो कि एच से स्टार्ट होगा और उसके बाद 11 अंक में होंगे। तो ये एक नंबर आएगा, केवल यही एक उसका मैसेज आना है। इसके अतिरिक्त कोई ओटीपी, कोई मैसेज या उस मैसेज को हमको रिप्लाई करना नहीं है। तो विशेष तौर पे इसको हमको विशेष बताना है कि कोई ओटीपी जैसी कोई चीज़ नहीं आएगी कि मैंने आपका नंबर किया तो ओटीपी आएगा। अगर आप सेल्फ इन्यूमरेट करते हैं तो ही एक ओटीपी आएगी जो कि आपको स्वयं इन्यूमरेट करेंगे जब आपका लॉगिन करेंगे, ताकि आपका मोबाइल नंबर पंजीकृत होगा जिसमें आप सेल्फ कर रहे हैं। उनके द्वारा उनके उसमें नहीं, जो आपके प्रगणक जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, वो अपने मोबाइल में करेंगे, इसलिए वो बेनिफिट मतलब जिस घर वाले से किसी भी प्रकार का ओटीपी की डिमांड नहीं करेंगे। ये बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है। जैसा कि सुनील ने बताया कि लास्ट में एक नंबर जनरेट होगा, एच के साथ होगा, रेस्ट ऑफ 11 नंबर रहेंगे, वही जो संबंधित व्यक्ति है वो उसको अपने मोबाइल में संभाल कर मैसेज के रूप में रखना है। आप अगर स्वगणना करते हैं तो आपके में भी आपका तो ओटीपी आएगा, आप खुद ही कर रहे हो, आपके में भी लास्ट में वही नंबर जनरेट होगा जिसको वो पावती जैसा, तो वो आपको संभाल के रखना है और जब भी कोई प्रगणक आएगा तो आपको वो नंबर देना है। दैट्स इट। एक हमारी तांदुला नदी है, जैसा कि आपको पता है कि बालोद की लाइफलाइन है। 80 किलोमीटर के एरिया में ये बहती है और यहाँ से क्या कहते हैं, राजनांदगांव को भी हम वाटर सप्लाई करते हैं, दुर्ग को भी वाटर सप्लाई करते हैं। तो चूँकि ये महसूस किया गया कि तांदुला की
स्थिति बहुत खराब है। हालांकि जो हमारा 3 किलोमीटर का स्पान जो दिखता है यहाँ पर वो सिर्फ डैम और एनीकट के बीच में है, पर इसके बावजूद भी उस रिवर की लाइफ एकदम ख़त्म हो चुकी महसूस की जा सकती है। पूरा एरिया जो है वो वीड से भरा हुआ है और तांदुला का इकोसिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो ना सिर्फ वो हमारी जीवनदायिनी हमारी लाइफ लाइन है, इसके अलावा उसका अपना एक सेल्फ इकोसिस्टम है जो बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने आईआईटी भिलाई के साथ एक एमओयू किया है और जिसमें आईआईटी भिलाई की जो टीम है वो तांदुला का सर्वे करेगी और सर्वे जो है वो लाइडार सर्वे किया जाएगा और इस लाइडार सर्वे के माध्यम से वो पूरा लेज़र सर्वे है और इसके माध्यम से वो तांदुला की पूरी लाइफ की स्टडी करेंगे और उसको हम कैसे पुनर्जीवित कर सकते हैं उस पर एक साइंटिफिक उनकी स्टडी होगी और उनके अध्ययन के आधार पर हम तांदुला को पुनर्जीवित करने या तांदुला के इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने पर काम आरंभ करेंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात थी कि हमको आईआईटी भिलाई जैसी संस्था के साथ हमने एमओयू किया है जहाँ से हमको टेक्निकल और साइंटिफिक अप्रोच मिलेगा और बहुत एक्यूरेट अप्रोच मिलेगा। तो ये सर्वे विद इन 10 to 15 डेज हमारा स्टार्ट हो जाएगा और उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बारिश के दौरान वो उसका और ज़्यादा अध्ययन करेंगे कि किस तरीके की तांदुला की इकोसिस्टम रहता है और फिर हम इसको प्लान करके एक लॉन्ग टर्म प्लान हम बनाते हुए इसको पुनः जीवित करने पर बात करेंगे। मैं निश्चित तौर से इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तांदुला पिछले 15 सालों से 20 साल से ऐसा लगता था कि ये साफ हो पाएगी कि नहीं, लेकिन आपके प्रयास से आपकी टीम ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और ये नया जीवन जो आपने दिया उसके लिए नहीं, अभी दिया नहीं है। आप सबका सहयोग इसमें अपेक्षित रहेगा। हमने एक प्रयास किया था उसको साफ करने का, पर जैसा कि आपने देखा कि वीड वापस उगने लगा, तब ये बात समझ में आई कि ये एक और भी कई मतलब एक्सपर्ट्स से इस बारे में बात हुई तो ये महसूस किया कि ये एक बहुत ही टेक्निकल है और साइंटिफिक अप्रोच है, क्योंकि एक नदी जो है वो एक बहुत सारा जीवन अपने साथ समेट कर चलती है। तो उसमें कचरा साफ करना या उसका सीवरेज हटा देना ही बस एक मुद्दा नहीं होता है। इसलिए फिर हमने आईआईटी भिलाई से संपर्क किया और सौभाग्य से वो इस पर सहमत भी हो गए हैं। तो सर्वे का मेरे ख्याल से आपको पता चल जाएगा। जैसे ही उनकी टीम आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वो पूरा प्लान के अंदर में है, वो हमें ये बताएंगे उसका सर्वे करके कि हम इसको किधर डाइवर्ट करें, है ना। चाहे वो एसटीपी लगाना हो या नालों को डाइवर्ट करना हो, वो पूरा प्लान लगा के हमको बताएंगे ताकि दोबारा फिर वो पानी जो है वो उसमें ना आ पाए। इसमें इकोसिस्टम आपने बताया सच्ची से बहुत बड़ी बात है। लोग यहाँ के बताते हैं कि पहले यहाँ कई तरह की पक्षियाँ भी आती थी, लेकिन अब डैम से लेकर के हीराकुद तक के इतने कब्जे हो गए, ईटा भट्टा वाले कब्जा कर लिए, इधर खेती करने वाले कब्जा कर लिए, तो नदी सकरी में वहाँ जो आने वाली पहले जो पक्षी आती थी उनको कोई वहाँ पे वातावरण नहीं, तो क्या ये अतिक्रमण हटाने के इसमें शामिल है? एक बिल्कुल एक बार सर्वे की रिपोर्ट आ जाए, सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको 100% करेंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ से यहाँ पे जहाँ पे आपने सफाई कराई बिल्कुल उसके 50 कदम ऊपर आप चढ़ी होती तो आपको समझ आ जाएगा कि आप अतिक्रमण वाली जगह पर नहीं, हम चढ़े हैं और हम लोगों ने देखा है, इसीलिए हम एक साइंटिफिक उस पर जा रहे हैं। नदी को पुनर्जीवित करना मतलब उसमें सारे एस्पेक्ट्स शामिल होंगे जो आईआईटी भिलाई हमको रिकमेंड करेगा। एक जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो हमारे अनुसूचित जनजाति संवर्ग के बच्चे हैं, राज्य शासन के लिए उनके मतलब
उनके अध्ययन के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की उनकी तैयारियों के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय चलाया जाता है। बालोद ज़िले के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय जो है वो 2023-24 में स्वीकृत हो चुका था, पर यहाँ पर जगह के अभाव के चलते दुर्ग में 500 सीटर है ये छात्रावास व आवासीय विद्यालय, और पिछले 2 वर्षों से ये दुर्ग में संचालित हो रहा है। और हमारे यहाँ के 201 बॉयज़ और 145 गर्ल्स, मतलब 346 बच्चे जो हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बालोद से वो दुर्ग में एडमिशन लेकर पढ़ रहे हैं। तो इस बार हमने उसको ये प्रयास किया कि यहाँ का विद्यालय है तो यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए, यहाँ के अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो राज्य शासन स्तर पर इसमें प्रयास किया गया और उनसे हमको स्वीकृति उस पर मिली कि आप टेम्परेरी व्यवस्था के तौर पर आप कोई जगह उसके लिए कितना एकड़ की जमीन की आवश्यकता है? जो किस आप हॉस्टल के लिए हॉस्टल के लिए बताओ कितना एकड़ जमीन चाहिए होता है? मिनिमम 10 एकड़ तो चाहिए उसके। अभी उन्होंने मुझे उस पर सहमति दी कि आप टेम्परेरी बिल्डिंग्स की व्यवस्था कर लीजिए, हम शिफ्ट कर लेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ के बच्चे दूसरे जिले में जा रहे हैं, रह रहे हैं, जबकि हम यहाँ पर रखेंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा बच्चे उससे लाभान्वित हों। 500 सीटर है, अभी हम 350 सीटर ही 150 बच्चे अभी भी एक तरीके से नहीं जा पा रहे हैं विभिन्न कारणों से। तो इसलिए फिर हमने इस स्तर पर बीएसपी जो विद्यालय है 2 जो काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ था उसका अधिग्रहण कर लिया है। और हॉस्टल अभी केंद्रीय विद्यालय में स्वीकृति की प्रत्याशा में चल रहा है, भारत सरकार को गया हुआ है, तो वो भी जगह है हमारे पास। और गुरु नानक स्कूल जो है तो हमने हॉस्टल और वो करते हुए ये दोनों जगहों की व्यवस्था की है। और आवश्यक वहाँ पर मेंटेनेंस काम करने के बाद हम उम्मीद करते हैं, हमने प्रस्ताव राज्य शासन को भेज दिया है और ये उम्मीद करते हैं कि हम इस साल से इसको शुरू कर पाएंगे। हालांकि सैद्धांतिक रूप से सहमति जो है वो राज्य शासन की हमको मिल चुकी है और राज्य शासन की के उच्च अधिकारियों की टीम की एक विजिट भी हो चुकी है, जिन्होंने विद्यालय देख लिया है और बाकी चीज़ें देख ली हैं। वो सेटिस्फाइड हैं कि कुछ मेंटेनेंस के साथ आप यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, तो हम प्रयास करेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कृष्णकुंज करके बालोद में पर्यावरण गार्डन बनाया गया, जो विगत वर्षों से बंजर पड़ा, झूले ऐसे लटके पड़े, उस जमीन में कुछ उपयोग हो सकता है। नेशनल हाईवे रोड पर शिवनाथ कॉम्प्लेक्स क्या हाँ, देखा है मैंने। और वो एक तो आप उसमें डीएफओ साहब से बात करेंगे। एक तो वो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड अलग है मैडम, उससे सही लगा हुआ है। तो तत्कालीन समय में उसको जब कृष्णकुंज के साथ साथ उसमें चौपाटी का डेवलपमेंट हुआ था तो उसको नगर पालिका को हैंडओवर किया गया था, बट बेसिकली वो पूरा का पूरा पार्ट फॉरेस्ट का पार्ट है। तो फॉरेस्ट में भी दोबारा उसको जो है हमारे समूह के जो एरिया है उनके माध्यम से एक प्रपोजल्स के लिए वन विभाग के माध्यम से एक उसको पुनर्जीवित करने की प्लानिंग है। वो इस साल जो है अपने प्रोजेक्ट प्लान का हिस्सा होगा। सिटी डेवलपमेंट का भी हिस्सा है वो नगर पालिका के और हमारे, तो उसको आने वाले समय में टेकअप करेंगे। और कोई बात आपकी तरफ से? बहुत से राशि कानून करके 25% नहीं, देखिए नहीं, हमारा जो है वो अप्रैल, मई और जून का जो है वो जो हमारा सेंट्रल पूल का चावल है भंडारण, वो सभी दुकानों में कंप्लीट हो गया है। मई में एपीएल बचा हुआ है और जून का कुछ निश्चित रूप से बचा हुआ है, पर हमारे पास सामान्य चावल की उपलब्धता न होने के कारण ऐसा हुआ है। और पिछले 3 दिन पहले हमने उसको राज्य शासन को रिक्वेस्ट कर लिया है, हम वहाँ से टैगिंग भी हो गई है और जैसे ही हमको चावल मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मई तक आपका बीपीएल का 100% कंप्लीट है। मई में एपीएल बचा हुआ है, जून का कुछ बचा है। इसमें मिल जाएगा, अभी आजकल में हो जाएगा।
हाँ आजकल में हो जाएगा, बाकी अगर बचेगा तो वो तो एपीएल का रहेगा, तो जैसा भंडारण होगा हम दे देंगे। कुछ कुछ नहीं, जगह पे है। सामान्य चावल की हमारे पास लगभग 3200 एमटी की कमी है, और वो कमी राज्य स्तर से ही टैगिंग थोड़ा सा विलंब हो गया, तो उन्होंने टैग कर दिया है। मेरे ख्याल से एक आध दो दिन में फुलफिल हो जाएगा। और कोई बात? थैंक यू, आप लोग ये देख लीजिए। और मैं